नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम के शीर्षक से पता चल गया होगा कि किससे सुनाने की तैयारी है। मेरे ननिहाल इलाहाबाद यानी प्रयागराज के मस्करे दोस्त और जज सरीखे रिश्तेदार देखेंगे तो कहेंगे इन्हों का चस्का लग गया कथा बांचने का। आगरा में मेरे पैतृक मोहल्ले में जब दो लोगों को पता लगा कि ऐसा प्रोग्राम करने वाला हूं तो ठसके से उन्होंने कहा, जा किस्सा कहानी का चक्कर चला रहे हो लल्ला। आई मस्ट क्लैरिफाई, किस्से कहानी सुनाना मेरी ही नहीं, आपकी सबकी सिफत यानी एट्रीब्यूट है। यानी सबके पास तमाम आप बीती जग बीती जोड़ टांक कर कहानी बनाने और सुनाने का हुनर मौजूद है। कुछ यादें सालों तक सीने जहन में दफन रहती हैं, कुछ को हम शक्ल देकर के लजीज तरीके से परोस देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही इतने ही हसीन जहीन तरीके से करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, गालिब, मीर, मोमिन बन जाते हैं। कोई शेक्सपियर बन जाता है, कोई सत्यकथा या मनोहर कहानियां लिखता है, कोई चाय के अड्डों और पान के ठियों का किस्सेबाज बन जाता है। कहानियां युगों से लिखी जा रही हैं, ये नई बात नहीं है। लैंग्वेज यानी बोली की शुरुआत 1.5 से 2 लाख साल पुरानी कही जाती है। कहानी कहना कब शुरू हुआ इसके पुख्ता सबूत नहीं है। बस ये मालूम है कि दिसंबर 2019 में इंडोनेशिया में सुलेवासी इलाके में केव पेंटिंग्स मिली जो कि 43,900 साल पुरानी पाई गई। नाउ दिस इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन डिपिक्शन ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ फिगरेटिव आर्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी मानवीय इतिहास में पहली बार इस तरह की पेंटिंग का बात आती है। इतिहासकार कहते हैं कि ओरल या मौखिक या मुंह जुबानी कहानी सुनाना उससे कहीं पहले शुरू हो गया। गौर करिएगा, इसके मुकाबले आज के सूरमा कहां खड़े हैं। अगर ये एक फेहरिस्त देखी जाए कि आज के सूरमा कहां हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इजाद हुए सिर्फ 34 साल हुए हैं, फेसबुक सिर्फ 20 साल, ट्विटर 18 साल का है, इंस्टाग्राम पर धड़धड़ाते रील और स्टोरी डालने की आदत सिर्फ और सिर्फ 14 साल पुरानी है। सोचिए, जिंदगी से गुजरी कितनी इंस्टाग्राम पोस्ट और कितनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको याद है। कई लोग पाएंगे कि उन्हें नाना नानी, दादा दादी, अम्मी अब्बू की सुनाई कहानियां आज भी ज्यादा और औरों से बेहतर याद हैं। अब स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कागज, कलम, दवात, तामपत्र, वीडियो, ऑडियो फाइल, किताब, एनसाइक्लोपीडिया, ये सब जरिया हैं कहानी कहने, पढ़ने, सुनने और देखने के। हाँ, और भी हैं। कविता और शेर व शायरी को आप कैसे भूल सकते हैं। गालिब साहब जब कहते हैं कि उनके देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वो फकत शेर नहीं, अपने दिल की गुजरी कह रहे हैं। बीमार शब्द उनकी जिंदगी की दुश्वारियां बयान करता है। रौनक है बेहतरी का एहसास। कई साल पहले मैं जावेद अख्तर साहब के लखनऊ कनेक्शन पर काम कर रहा था। जावेद जी के मामूजान यानी मेटरनल अंकल असरारुल हक मजाज लखनवी के नाम से जाने जाते थे। बेहतरीन शायर थे और लखनऊ शहर में परचम नाम का एक रसाला निकालते थे। जावेद साहब कई साल उनके पास रहे और हैरत की बात लोगों को शायद ये नहीं पता होगी कि जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी सलीम साहब के साथ शोले फिल्म की। फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम था जय। क्या आपको मालूम है कि जावेद अख्तर में के लखनऊ में सबसे पक्के दोस्त का नाम क्या था? उनका नाम भी जय था। उस समय यह भी पता लगा कि 1996 में एक फिल्म आई थी, पापा कहते हैं। उसमें एक गीत था, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। गीत जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, मगर वो किसी शायर या कवि की कल्पना की उड़ान नहीं था। उनके पुराने दोस्त बताते हैं कि जावेद साहब जब लखनऊ में थे तो अपने मोहल्ले के एक घर में एक अनजान लड़की को आते जाते अक्सर या रोज देखा करते थे। ये नज्म उसी याद को मिला अमली जामा था। कहानी कहने की शिद्दत बड़ी गजब होती है।
50,000 साल पहले इंसान गुफाओं में चित्र बना के कहानी सुना रहा था। और सोचिए कि 1951 और 1954 के बीच भी ऐसा ही हुआ। 9 मार्च 1951 की सुबह 6:30 बजे मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की हमसार यानी वाइफ ने घर के आंगन में शोर सुना। देखा तो दर्जनों पुलिस वाले संगीन लगी राइफल लिए फैज़ अहमद फैज़ का नाम पुकार रहे थे। पुलिस अंदर घुस आई और फैज़ साहब को कहा कि हमारे साथ चलिए। कुछ देर में वारंट भी आ गया। वारंट आने के बाद जब फैज़ साहब को घर से उठाकर सरगोधा जेल में ले जाया गया तो जेलर को इल्म नहीं था कि उनको किस लिए लाया गया है। तब तक पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने मुल्क के नाम संदेश में कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ साहब भी थे, पाकिस्तान में तख्ता पलट की साजिश कर रहे थे। यह मामला मशहूर हुआ रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से। फैज़ साहब को पाकिस्तान की हैदराबाद जेल में 4 साल काटने पड़े। सियासत को उनसे नहीं, उनकी कलम और उनके कलाम से खतरा था, तो जेल में उन्हें कागज और कलम दोनों की मनाही कर दी गई। मगर दिल अगर आपका बागी है तो लियाकत नहीं रुक सकती। जेल में फैज़ साहब ने अपनी सबसे बेहतरीन शायरी दस्ते सबा, विच इज कॉल्ड द हैंड ऑफ द विंड, और जिंदानामा प्रिजन नैरेटिव दोनों लिखी। और कागज कलम ना मिल रहा था तो दीवार पर कोयले से लिखी। दस्ते सबा का एक एक शेर फैज़ की कहानियां कहता है। एक शेर में फैज़ साहब जैसे कहते हैं कि सबा से करते हैं गुर्बत नसीब जिक्र वतन, तो चश्मे सुबह में आंसू उभरने लगते हैं। कहानी जानकारी देती है, सच और अच्छाई की राह रोशन करती है, प्रेरक होती है। कविराज शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा मैं। कहानियों के साथ परेशानी भी होती है, ये कि वो एक तरफ बयाने हकीकत होती हैं। लोग मंडली में बैठकर कहते हैं यार असल कहानी सुना। दूसरी तरफ कभी कभी कहानियां इतनी आम जानकारी से दूर होती हैं कि सुनने वाले कहते हैं यार फेंक मत, कहानी ना सुना। यानी यह सच नहीं हो सकता। पिछले 37 सालों में एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के तौर पर मैंने अनगिनत बार सुना है दोस्तों ने, जानकारों ने कहा कि ऊपर ऊपर की छोड़िए, अंदर की बात बताइए। अब मैं एक किस्सा बताता हूं। फरवरी 2019 में कश्मीर को लेकर सरकार के जो सबसे ऊंचे हलके थे उसमें बहुत सुगबुगाहट थी। मैंने खबर के लिए खुदाई शुरू की। कुछ दिनों में सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कई मंत्रियों से कुछ कुछ पुख्ता इशारे मिले। कुछ दिन बाद एक बड़े मंत्री के साथ मुलाकात थी और उस मुलाकात के कारण शाम को मित्र मंडली की अड्डेबाजी के लिए मैं देर से पहुंचा। पहुंचने के बाद थोड़ी इधर उधर की बात के बाद वही डिमांड आई कि अंदर की बात बताइए। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर दिमाग से बम उतारकर बीच में रख दिया। सबने कहा फेंक रहा है। उस दिन मैंने मित्रों को बताया कि केंद्र सरकार, आरएसएस और भाजपा यानी बीजेपी कई महीनों से मंत्रणा करके एक चीज पर मन बना चुके हैं कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला आर्टिकल 35 से आर्टिकल 35A, जो आर्टिकल 370 का दिल है, उसे खारिज किया जाएगा। उसका पुख्ता सबूत यह था कि सुप्रीम कोर्ट में 35A के खिलाफ चल रही याचिकाओं पर क्लोज डोर हियरिंग में सरकार ने 35A को गैर कानूनी तरीके से लाया हुआ घोषित करने का मन बना लिया था। यानी कवायद शुरू थी, मगर उस टाइम पे मानने वाला कोई भी नहीं था। अब देखिए हुआ क्या। अगर जरा सा उसी वक्फे का देखें तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ के 40 कर्मियों ने शहादत दी। 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तानी जाबाजों ने बालाकोट ठिकानों पर हमला किया और पुलवामा का बदला लिया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट परवान चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतकर लोकसभा में आए। और उसके बाद क्या हुआ? 5 जुलाई 2019 को वो हुआ जो मैंने फरवरी में कहा था, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। आज भी अगर कोई आर्टिकल 35A राहुल श्रीवास्तव इंडिया टुडे सर्च करेगा तो मेरी खबर पढ़ और देख सकता है।
अब उसके बाद कई कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी के जिंदा रहते नहीं सुनाई जा सकती। यह भी एक परेशानी है। एक बड़े नेता जिनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, एक बार फोन पर बतिया रहे थे। जिक्र आया एक उनकी पार्टी के उस नेता का जिसे कुछ महीने पहले पार्टी से निकाला गया था। आज कह सकता हूं क्योंकि अब वो दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि पार्टी बना रहे हैं और काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। उधर से सन्नाटा आया और फिर उन्होंने बड़ी तल्खी से कहा, पैसा तो मेरा है। अब मोहब्बत और नफरत भी कहानियां बनाते हैं। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। यह शेर मां की ममता की कहानी का मक्ता है। नफरत जो है वो हैरतअंगेज तरीके से शफाक होती है। जमीनी रिपोर्टर के पास नफरत, जराइम, सियासी नफरत और जराइम की बेइंतहा कहानियां होती हैं। अब देखिए, सन 2003 में मैं एक चैनल के लिए लखनऊ में पोस्टेड था। मई 9, 2003 शाम को खबर आई कि लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी बिल्कुल गोमती नदी के किनारे पे है, वहां पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम कैमरा टीम लेकर पहुंचे तो पुलिस मौके पर थी। पता लगा कि लाश मधुमिता शुक्ला नाम की कवयित्री की थी। वहीं कमरे में उनका मोबाइल भी बरामद हुआ। पुलिस जो है वो आमतौर से सबूत बटोर रही है, वही कर रही थी। हमने दरोगा जी से कहा कि देखिए मोबाइल नंबर क्या है। नंबर मिल गया। अगली सुबह तक इंतजार किया। हमने बीएसएनएल के दफ्तर से कागजात निकलवाए। पाया कि सिम कार्ड मायावती सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के नाम पर है और पता उनके लॉरेंस टेरेस के घर का है। यह खबर की सनसनी फैल गई। अगले दिन सुबह 8 बजे मेरा मोबाइल फोन बजा। नंबर देखा तो भौचक्का रह गया। नंबर वही था जो मैंने दिखाया था। कॉल एक्सेप्ट की तो दूसरी तरफ अमरमणि त्रिपाठी खुद थे। बोले, देख लीजिए ये नंबर अब मेरे पास है। और तब से सिलसिला शुरू हुआ पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा मामले के सबूत मिटाने का और हमारी तफ्तीश का। ये सबूत मिले कि पुलिस वाले ने ही सिम कार्ड नेताजी को वापस दे दिया था, जो कि बरामद हुआ का मौके से। नकली पुजारी, फर्जी गवाह और भ्रष्ट पुलिस वालों ने केस को उलझाए रखा। हमने फर्जी दावे और गवाह गिराए। हालात ये बने कि सीबीआई ने हमें गवाह के तौर पर देहरादून कोर्ट में अमरमणि के खिलाफ पेश किया। बाद में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 7 महीने की प्रेग्नेंट मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में सजा हुई। अब कई कहानियों का साजो सामान जुटाने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। सन 2005 अक्टूबर में एक वॉल्कर रिपोर्ट आई। मामला था इराक के लिए चलाए गए ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन चला रहा था। उसमें दुनिया भर के रसूखदार लोगों द्वारा बनाए गैर कानूनी मुनाफे के बारे में। मामले में नान माया मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह का खूब खुदाई करी, घंटों इंटरनेट पर रिसर्च की। सद्दाम हुसैन के समय के इराकी मंत्री यमन में ढूंढ निकाले। जॉर्डन जहां गैर कानूनी पैसा जमा किया गया था वहां गए, डॉक्यूमेंट, सबूत और बयान ले लिए। इराक बॉर्डर तक गए। बसरा जहां क्रूड ऑयल बांटा गया था वहां से सबूत निकाले। बाद में नटवर सिंह का इस्तीफा हुआ। सियासत जो है वो असंख्य रंग में विचरती है, इसलिए सियासी किस्से कहानी हर कदम पर बनते हैं और नेता और दल इतने चेहरे लगाते हैं कि उनके किस्से जनता बड़े मजे से सुनती है। अब देखिए, 2011 में यूपीए सरकार में 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन लेकर घमासान चल रहा था। टेलीकॉम मंत्री ए राजा फरवरी में गिरफ्तार हो चुके थे। बीजेपी उफान पे थी। उस समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी ने प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्रालय पर 2G एलोकेशन में हुई गड़बड़ी का ठीकरा फोड़ा। एक दिन सूरज के उगने से पहले, मुर्गे की बांग से पहले मुझे फोन आया और मुझे प्रणब मुखर्जी की प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी मिल गई, जिसमें घोटाले का दारोमदार पी चिदम्बरम के दौरान वित्त मंत्रालय पर डाल दिया गया था। उसके बाद घमासान और भी प्रचंड हो गया। कुर्सी भले ही मामूली काठ की हो या महोगनी की, उसके किस्से बड़े निराले होते हैं। कुर्सी पर बैठे 1990 से सभी प्रधानमंत्री पास से देखे, मनमोहन सिंह जैसे विद्वान मगर झिझक से भरे पीएम देखे,
कई बार उनको परेशानियों में डालने वाली खबरों को करते समय एक एहसास कश्मकश झेली। चंद्रशेखर जी की सटीक राजनीतिक समझ को करीबी से समझा। अटल बिहारी वाजपेयी बहुआयामी थे। उनके भाषण और राजनीति के फाइन प्रिंट यानी एक बात के कई मायने देखने में बहुत लुत्फ आया। एक बार तो उनको बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, फिर भी उन्होंने बताया कि बड़प्पन क्या होता है। यह भी एक किस्सा है। सैकड़ों मंत्री सांसद देखे, कश्मीर से लेकर के केरल, गुजरात से अरुणाचल के तमाम मुख्यमंत्री देखे, सरकारें बनती, बिगड़ती, बिगाड़ी जाती देखी। एक सीट जीतने के लिए हरियाणा के एक मुख्यमंत्री ने चुनाव में हिंसा का तांडव बरपा दिया। महीना था फरवरी, साल था 1990, और उस हिंसा को रिकॉर्ड कर रही हमारी टीम पूरे मेहम यानी रोहतक इलाके में अकेली थी। अंजाम हुआ, पुलिस ने हमला किया हम पर। हमारी फुटेज सरकार और उसके तंत्र के खिलाफ पुख्ता सबूत थी, इसीलिए कैमरे तोड़ दिए गए, हम पर लाठियां और राइफल के बट बरसे, मगर हम टेप निकाल लाए। लहूलुहान हम घंटों पुलिस से भागे। अस्पतालों में हमें मरहम पट्टी करने से मना कर दिया गया। बाद में सर पर 17 टाके लगे और हमारी फुटेज तूफान ले आई। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब सोचिए कि ऐसा भी देखा कि एक विधायक ने फौजी भगोड़े से मशीन गन खरीद ली। एक दबंग नेता के तालाब से पुलिस को कंकाल और असलहा निकालते देखा। कभी सुना है आपने ऐसे कि एक विधायक दूसरे विधायक को बंदूक की नोक पर राजभवन में बहुमत के दावे के लिए ले गया हो? यह किस्सा भी है, कभी बाद में। अब कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। मगर भूखे पेट लोगों को धर्म और जात की राजनीति का चक्का बनते देखा। मंडल कमंडल को हिंदुस्तान की कांग्रेस के गिर्द घूमती राजनीति को पूरी तरह बदलते देखा। अयोध्या में 1989 के राम मंदिर के शिलान्यास, 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक लंबे संस्मरण का हिस्सा बनते देखा। मुल्क में ऐसी रस्म चलते देखा जिसमें मोहल्लों के बीच सड़कों और गलियों को मजहबी बॉर्डर बना दिया। नफरत के सौदों पे तकरार देखी। संसद को 3 दशक में अखाड़ा बनते देखा। बहुत सारी कहानियां हैं, अनगिनत किस्से हैं। ये जो सब कहा, ये किस्सों की सीरीज का इब्तिदा यानी इंट्रोडक्शन है। कई किस्सों के ट्रेलर मैंने दे दिए हैं। किस्से कुर्सी के ये सुनाने में खतरा है। हर किस्से सुनने वाला चाहता है कि सुनाने वाला उनकी राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक और पब्लिक ओपिनियन की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरे। मैं पहले बोल देता हूं, मुझे शाइस्ता जुबान की और खरी सच्ची बिना एंगल की बातें करने की आदत है, इसलिए सर्वजन अलाइनमेंट मुमकिन नहीं होगा। मेरे बहुत सारे दोस्त, जानकार और बिना मिले मुझे टीवी और यूट्यूब प्रोग्राम्स पर देखकर बेसूद मोहब्बत करने वालों ने मुझे किस्से सुनाने की एक लंबे समय से बात कर रहे थे। तो साहब हाजिर है किस्से कुर्सी के। किस्से लंबे भी हो सकते हैं, किस्से छोटे भी। प्रोग्राम साप्ताहिक करूंगा, मगर कोई खास याद उबली या मामला उछला तो स्पेशल एपिसोड लेकर आऊंगा। फिलहाल बढ़ा दिया है कदम मैंने अलबेली राह पर, गिरने लगूं तो बाह देना, बुझने लगूं तो छाह देना। और हां, किस्से बाय rahul@gist.news ईमेल है। कुछ दें न दें, सुझाव जरूर दें। आज बस इतना ही। मेरे साथ समय बिताने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। खुश रहिए, हिंदुस्तान की रूह को सहेज के रखिए।